आप मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। देवभूमि खबरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के आधे अधूरे गान को लेकर के लिए गए निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता, राष्ट्रभक्ति और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय भाव है। सीएम धामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पहले भी वंदे मातरम को बांट चुकी है और अब उसी मानसिकता को दोहरा रही है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम उन अमर शहीदों के संघर्षों और बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। धामी ने कांग्रेस से इस फैसले पर जनता को जवाब देने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने जो वंदे मातरम आधा अधूरा गाने का जो उनकी कार्य समिति ने फैसला लिया है वो देश विरोधी फैसला है। उन करोड़ों करोड़ देशवासियों की जो भावना है, उन शहीदों का जिन्होंने अपनी शहादत दी, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, उन सभी के सपनों पर कुठाराघात है। और कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से करती रही है। तुष्टीकरण के लिए पहले भी उन्होंने वंदे मातरम को बांटा था। उसके बाद देश की आज़ादी के बाद अब वही फिर से दोहराया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर वंदे मातरम पूरा गाया गया तो उसमें भारतवर्ष के देवी देवताओं का स्मरण होगा, देवी देवताओं का गान होगा, उनकी स्तुति होगी। और मैं उत्तराखंड की बात करूं तो सच में उत्तराखंड में तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को स्वयं पूछना चाहिए अपने नेतृत्व से कि जो देवी देवताओं का जो ये स्थान है, देवी देवताओं का प्रदेश है जिसको हम देवभूमि कहते हैं, अगर वहाँ देवताओं की स्तुति नहीं की जाएगी, माँ लक्ष्मी की स्तुति नहीं की जाएगी, माँ दुर्गा की स्तुति नहीं की जाएगी, तो किसकी स्तुति की जाएगी? यहाँ हमारे यहाँ जहाँ माँ नंदा सुनंदा है, यहाँ माँ हाट कालिका है, माँ धारी देवी हैं, माँ पूर्णागिरी हैं, ऐसे अनेक, माँ ज्वाल्पा देवी हैं, अनेक स्थान हैं। और उन स्थानों के लोगों को पूछना चाहिए क्या बोटी सबसे बड़ा होता है? जब देश की संसद एक कानून बना चुकी है, उस कानून के ऊपर अपना कानून को न मानना देश विरोध की भावना है। और देश के करोड़ों करोड़ों लोग, उनको पूछना चाहिए, इनसे ये प्रश्न करना चाहिए कि आखिर कांग्रेस पार्टी देश के विरोध में क्यों जा रही है, वंदे मातरम के विरोध में क्यों जा रही है, उन शहीदों और उनकी शहादत के विरोध में क्यों जा रही है जिन्होंने हंसते हंसते वंदे मातरम गाते हुए। आइए बढ़ेंगे आगे। देहरादून के मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चौपाल 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, खजान दास और गणेश जोशी के साथ सांसद नरेश बंसल और कई विधायक मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लखपति दीदी और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हुई, जबकि प्रदेश के सभी जिलों से महिलाएं वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। सरकार के मुताबिक उत्तराखंड में अब तक 3 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जल्दी 2 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। मैं आपकी इस मेहनत को, आपकी लगन को, आपके परिश्रम को और आपके स्किल को मैं नमन करना चाहता हूं कि कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा काम कर रही हैं आप। आपके उत्पादों की पहचान बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। कठिन परिस्थितियां होते हुए भी आपके चेहरों पर जो मैं मुस्कान देख रहा हूं, सुकून देख रहा हूं, आत्मसंतोष का भाव दिख रहा हूं और एक आत्मविश्वास भी मैं आपके चेहरों पर देख रहा हूं। जो बहनें पहले घर चलाती थी, अब वो घर परिवार तो चला ही रही हैं, घर परिवार के साथ साथ पूरा गांव भी चला रही हैं। पूरे प्रदेश की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को चलाने में भी अपना योगदान दे रही हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ रही हैं। हमारा प्रदेश का जो परिवेश है वो कठिन है और इन कठिन परिस्थितियों ने हमें सिखाया है कि राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि इरादे मजबूत हैं तो हमको अपने लक्ष्य से पहुंचने पर कोई शक्ति रोक नहीं सकती है।
कोई बाधा हमारे मार्ग में रुकावट नहीं पैदा कर सकती है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश के उत्साही युवाओं में भी कुछ कर गुजरने की इच्छा है। हमारी साहसी जो मातृशक्ति है, उनके हाथों में हुनर है। हमारे जो किसान हैं, उनके पास कठिन परिस्थितियों में काम करने का अनुभव है। इतना ही नहीं, जो स्थानीय उत्पाद है, हमारे देश दुनिया के बाजारों तक पहुंच बनाने की उनकी पूरी क्षमता है। जरूरत केवल इस बात की है कि उनको एक सही दिशा मिले, हुनर को जो है सही पहचान मिले, सही आवश्यकता मिले और उनके जो सपने हैं उन सपनों को नया अवसर मिले। इसीलिए मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री उद्यमशाला ये पहले से भी चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी। और आप लोगों को भी इसका नाम ही नहीं पता होगा, क्या नाम था करके। कौन बताएगा? इंक्यूबेटर, रूरल इंक्यूबेटर। हाँ, तो उसको थोड़ा सरल नाम बना दिया हमने, ठीक है ना? उसका नाम थोड़ा बदल दिया था भाई साहब ने। तो हमें लगा कि नाम ऐसा होना चाहिए जो सबकी समझ में आसानी से आ जाए और ये क्या काम करती है, क्या काम ये हमारी उद्यमशाला करती है, इसमें क्या होता है, ये भी सबकी समझ। बढ़ेंगे आगे। देहरादून में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवी आरसी पुरुषोत्तम से मुलाकात करके विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर के चर्चा की और ज्ञापन सौंपा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में दावे और आपत्तियां अधिक मिली हैं, वहां 9 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। मंडलायुक्त गढ़वाल और कुमाऊं को भी मतदाता सूची की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी जिलों को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। लक्सर के सुल्तानपुर में पूर्व विधायक संजय गुप्ता के आपत्तिजनक बयान पर पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संजय गुप्ता की पानी और वोट को लेकर के की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि पानी जैसी मूलभूत सुविधा को वोट से जोड़ना लोकतंत्र और जनता के सम्मान का अपमान है। उन्होंने कहा कि जनता को डराने और धमकाने की राजनीति अब नहीं चलेगी। लक्सर की जनता लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी। पूर्व राज्य मंत्री ने प्रशासन से भी मामले में कार्रवाई की मांग की है। बयान को लेकर के क्षेत्र में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं केदारनाथ धाम यात्रा को और सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने नई एसओपी तैयार की है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए दर्शन से लेकर के हेली रेस्क्यू और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन तक की व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। अब सभी संबंधित पक्षों से सुझाव लेकर एसओपी को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसके बाद इसे लागू किया जाएगा। केदारनाथ धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों के दर्शन, क्राउड मैनेजमेंट, हेली रेस्क्यू, हेली ऑपरेशंस इत्यादि को लेकर के एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी बनाया जाए। और इस संदर्भ में मेरे द्वारा एक एसओपी बनाई गई है, जिसको मैंने अभी कंसल्टेशन के लिए और इसके फाइनलाइजेशन के लिए आयुक्त सबको भेजा हुआ है। और इसमें सभी स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन किया जाएगा और उसके बाद इसको इन्फोर्स किया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि अगले वर्ष की यात्रा से पूर्व इस एसओपी को पूरी तरीके से फाइनलाइज करके इसको हम लोग इन्फोर्स करें। साथ ही जो हमारी लर्निंग्स रही हैं पिछली यात्रा के जो अभी पीरियड निकल गया है, उस लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट हम अभी आने वाले समय में जब भीड़ बढ़ेगी उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि लोगों को अच्छी और सुव्यवस्थित यात्रा का अनुभव दें। हरिद्वार में कांग्रेस ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच में देरी को लेकर के सरकार और जांच एजेंसी पर सवाल उठाए हैं। जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमन गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लंबे समय से न्याय की मांग को लेकर के आंदोलन के बावजूद सीबीआई जांच की प्रगति स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस ने मांग की है कि जांच की वर्तमान स्थिति और प्रगति सार्वजनिक की जाए। साथ ही मामले से जुड़े सभी आरोपियों और कथित षड्यंत्र में शामिल लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो। कांग्रेस नेताओं ने अंकिता भंडारी के परिवार को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की भी मांग की है। हत्याकांड में जो ये सीबीआई जांच का लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी ने दिया है,
निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलकर उनके दिल की व्यथा सुनी है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से 2 वीआईपीओ को छुपाने के लिए, उनका नाम छुपाने के लिए यह सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। 8 महीने जांच को हो चुके हैं और अभी तक कोई प्रगति या कोई आगे कार्रवाई नहीं नजर आ रही है। बढ़ेगा रुद्रप्रयाग के त्रियोगी नारायण क्षेत्र में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने स्तरीय निरीक्षण करके विकास कार्यों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया है। उन्होंने सोनप्रयाग त्रियोगी नारायण मार्ग को सुरक्षित और सुगम बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण, पार्किंग, हेलीपैड, शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। डीएम ने ग्रामीणों से संवाद करके उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने महिलाओं को फूलों की खेती से जोड़ने, पॉली हाउस, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग की है। डीएम ने संबंधित विभागों को प्राथमिकता से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सोनप्रयाग में सॉलिड वेस्ट प्लांट और घोड़े खच्चरों की सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि जनपद में जो भी पर्यटक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, जहाँ पर काफी संख्या में देश विदेश से तीर्थयात्री आते हैं, उन सभी का निरीक्षण किया जाए। उसी के क्रम में कल मेरे द्वारा श्री त्रियोगी नारायण मंदिर का दर्शन किया गया और वहाँ का निरीक्षण भी किया गया। उस क्षेत्र में एक नया टॉयलेट सरकार के द्वारा बनवाया गया है। इसके अलावा हमने देखा कि वहाँ पर और भी टॉयलेट्स की आवश्यकता है। पार्किंग का इशू है, सड़क जो है वो अभी बरसात में क्षतिग्रस्त हो गई है, तो इन सभी के संदर्भ में हमने निरीक्षण भी किया है। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम विकास और पलायन निवारण आयोग की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने, रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी सुझाव पर गंभीरता से विचार करके प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से अपनी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ग्रामीणों को स्वरोजगार और आजीविका योजनाओं की जानकारी ग्राम स्तर पर सरल तरीके से उपलब्ध कराने पर जोर दिया। साथ ही स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कौशल और उत्पादनों को रोजगार से जोड़ने के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए। वही मसूरी में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है। मसूरी कैंपटी रोड पर साझा दरबार के पास भूस्खलन की चपेट में आने से एक मकान और दुकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए। गनीमत रही कि परिवार ने समय रहते घर से बाहर निकल करके अपनी जान बचा ली है। हादसे के बाद परिवार के सामने सिर छिपाने और रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन ने मौके पर जायजा लेकर के हर संभव मदद दिलाने का प्रयास किया है। पूनम जी, कैसे हुआ ये पूरा हादसा और कैसे आप लोगों ने जान बचाई? बहुत बारिश आ रही है तो हमने तो बच्चों को भी अपने आप को भाग के जान बचाई है और हमारा तो जो सामान था हम कुछ नहीं निकाल पाए और हम तो पहले तो मैं बहुत ही बड़ा दुखद विषय है कि एक परिवार का घर चला गया जो कि हाथ बेघर हो गया और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूं उनकी सोच समझदारी का कि जिन्होंने उस समय बच्चों को और अपने परिवार को यहाँ से कुशल यहाँ से बाहर बचाया। और आजकल जो आप भी देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से जिस तरह से कहर हर जगह आपदाएं आ रही है, तो हर जगह कहीं ना कहीं बस भगवान के इतना शुक्र है कि अपने आप पूरा परिवार किसी तरह से जान बचाकर भाग गए। बच्चे सब पूरे फैमिली रहती थी। नुकसान तो आप लोगों ने देख ही लिया हो, कम से कम करोड़ों का सामान तबाह हो गया। पूरा मकान 2-3 मंजिल का जो आवासीय भवन था पूरी तरह से तबाह हो गया। हम लोगों ने बस सरकार से बस ये गुहार करते हैं कि पीड़ित परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। चमोली में भारी बारिश के बाद नंदप्रयाग नंदनगर मोटर मार्ग कई जगहों पर मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया। तीफना, ग्वाला और चिड़िया के पास सड़क पर मलबा आने से यातायात पूरी तरह से ठप रहा। स्कूल जाने वाले बच्चों, शिक्षकों और यात्रियों को 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा है। वहीं तीफना में मलबा आवासीय भवनों तक पहुंचने से कुछ घरों को नुकसान की भी सूचना है। प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम सड़क खोलने में जुटी हुई है। ये देखिए जरा तस्वीरें।
वहीं नैनीताल में मौसम लगातार करवट ले रहा है। बारिश और बदलते मौसम के बीच पीडी पांडे जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इन दिनों अस्पताल की ओपीडी में टाइफाइड, डायरिया, पेट दर्द, बुखार और पीलिया जैसी समस्याओं से परेशान मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार बारिश के मौसम में खानपान और पानी को लेकर के बरती गई लापरवाही पेट संबंधित बीमारियों की बड़ी वजह बन सकती है। और बजूंगा आपसे, खांसी हो रही है और बुखार आ रहा है और सर गर्म हो जा रहा है और इससे चक्कर में आना हो जा रही है। एक तो गांव में सभी बीमार है, एक तो पानी के चक्कर में सुनने में आ रहा है और दूसरा अगर एक बंदे को आ रहा था उसके साथ रहने में दूसरे बंदे को भी आ जा रहा है। तो इसमें खांसी हो रही है। और मैं प्रेमा पार्वती जगाती से हूँ, हेमचंद जोशी से। वो जल संस्थान के उससे पानी की से दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा बच्ची को भी पीलिया का शिकायत करा रहे हैं और इन्फेक्शन भी है। उसमें भी हैं 25-30 बच्चे। तो वो जल संस्थान के पानी की दिक्कत है। किस तरह की दिक्कत है सर? वो जो है कुछ प्रॉब्लम ही है उसमें, आप कोई दिक्कत तो बताएंगे। जो इसमें सर बहुत सुधार है, अभी काफ़ी सुधार है। तो करीब करीब जो है 100 में से 80%। इस जो रेनी सीजन है उसमें जो हमारे जो वाटर बॉर्न डिजीज है, जैसे कोई वाटर इन्फेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे खाने पीने के जो सामान है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो वाटर बॉर्न डिजीज में बहुत सारे हमारे जो चाहे पीलिया है या टाइफाइड का है या डायरिया का है और स्टमक पेन का है, और जिसके कारण से उनको जो है बहुत सडनली इनको जो है बुखार का आना है, बॉडी पेन होना है, हाथ पाँव में झंझनाहट है, पेट में दर्द होना है। इस टाइप के पेशेंट ओपीडी में हमारे काफ़ी आ रहे हैं। और यहाँ चंपावत के पाटी ब्लॉक में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कानाकोट सिरतोली मार्ग पर एक कार करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क सक्रिय होने के कारण एम्बुलेंस को रास्ता देते समय कार अनकंट्रोल्ड हो गई और दोनों शवों को लोहाघाट उप जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा दें। मृतकों की तस्वीर, खाई में कार गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है। तस्वीर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार की स्थिति क्या है, उसमें बैठे लोगों की स्थिति कैसी रही होगी। उस वक्त पूरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हो गई है और दोनों लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। एम्बुलेंस को रास्ता देने के बाद ये कार अचानक से अनकंट्रोल्ड हुई और सीधे खाई में जाकर गिर गई, जिसके बाद लगातार जो तस्वीरें सामने आई हैं वो देखिए जरा। दोनों लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को सूचना दी गई है। खाई में जाकर के कार गिर गई, जिसके बाद 2 लोग काल के गाल में समा गए हैं। चंपावत में ये दुखद हादसा हुआ है। चंपावत में सकरा रास्ता होने की वजह से एम्बुलेंस को रास्ता देने के बाद ये कार अनकंट्रोल्ड हुई और अनियंत्रित होकर के सीधे कार नीचे खाई में पलट जाती है। और पलटने के बाद क्या स्थिति हुई है, कार का एक भी हिस्सा आप देखिए सुरक्षित नहीं बचा है। पूरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हो गई। आप सोच सकते हैं कि किस परिस्थिति में, किस स्थिति में ये कार जो है पलटी हुई होगी और जो लोग 2 लोग इसमें अंदर जो बैठे हुए थे उनकी क्या स्थिति हुई। दोनों लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। वहीं उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार और संवर्धन को लेकर के उत्तराखंड संस्कृत संस्थान लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार स्थित संस्थान में विकासखंड और जनपद स्तरीय संस्कृत प्रतियोगिताओं के संयोजकों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रदेश के सभी 13 जिलों और 95 विकासखंडों से आए संस्कृत संयोजकों ने हिस्सा लिया। योजना के तहत कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग में संस्कृत प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जिला स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को अक्टूबर में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में सम्मानित किया जाएगा। संस्थान के सचिव प्रोफेसर विनय कुमार विद्यालंकार ने प्रतियोगिताओं की जानकारी भी दी है। संस्कृत के प्रचार प्रसार को लेकर के कार्य योजना बनाई गई है।
उत्तराखंड संस्कृत संस्थान की ओर से गत अनेक वर्षों से पूरे राज्य में खंड स्तरीय, जनपद स्तरीय, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें श्लोकोच्चारण, समूह गान, समूह नृत्य, आशु भाषण, वाद विवाद सब संस्कृत में होता है। उन प्रतियोगिताओं को प्रत्येक विकास खंड तक पहुंचाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से, खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संयोजक बनाए गए। उनकी एक वर्कशॉप थी, कार्यशाला, जो आज पूरे दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम था कि वो प्रतियोगिताएं किस प्रकार से आयोजित हों, अधिक से अधिक विद्यालय कैसे भाग लें। और संस्कृत विद्यालयों तक सीमित ये कार्यक्रम नहीं है, ये सभी माध्यमिक विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों, नवोदय, जवाहर नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, कॉन्वेंट स्कूल्स, पूरे उत्तराखंड के हर ब्लॉक में हमारी प्रतियोगिताएं 23-24 सितंबर को खंड स्तर पर होंगी, फिर 8-9 अक्टूबर को जनपद स्तर पर होंगी और 23-24 अक्टूबर को राज्य स्तर पर होंगी। उनकी तैयारी का ये प्रशिक्षण कार्यशाला थी, जिसमें हमारे प्रत्येक विकास खंड से संयोजक आए, प्रत्येक जिले से संयोजक आए, सह संयोजक आए। उनको पूरा प्रशिक्षण दिया गया, जिससे कि संस्कृत की प्रतियोगिताएं ऐसी हों जो आम जन सहभागिता हो सके, बच्चे भी प्रतिभाग करें और उनके परिवारों तक संस्कृत और संस्कृति के माध्यम से विचार पहुंचे। देवभूमि खबरों में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहे भारत अपडेट।